नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ को एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर हटा दिया गया है। यानी सीनियर अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करो और उसने नहीं की और उसको हटा दिया गया है। ये फर्श बाजार के इंस्पेक्टर हैं जिनको हटाया गया है। दिल्ली में एक फर्श बाजार जगह है। अब इसको लेकर महकमे में हड़कंप तो है ही, लेकिन अब ये बात फिर सामने आ रही है कि कितने इंपॉर्टेंट केसेस में भी पुलिस जो है वो मामला दर्ज नहीं करती है। कई बार सीनियर अधिकारियों की बात तक नहीं मानती है। इसके पीछे वजह क्या है, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ तंसीम हैदर साहब भी मौजूद हैं जो दिल्ली पुलिस को काफ़ी करीबी से जानते हैं। दरअसल दिल्ली का ये मामला है, इसमें ये थोड़ा केस मैं आपको समझा दूँ। डीडीए की एक लैंड थी फर्श बाजार इलाके में, उस लैंड पर कब्ज़ा था। कंप्लेंट मिली डीडीए की तरफ से, पुलिस वहाँ पहुँचती है, कब्ज़ा खाली कराती है। अब इसके बाद बोला गया कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने कब्जा किया था, लेकिन इसके बावजूद एसएचओ हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे। उन्होंने कार्रवाई नहीं की और अब इस मामले में एक्शन हुआ है। एफआईआर नहीं दर्ज करने को लेकर उनको हटा दिया गया है। इससे पहले हमने देखा दिल्ली से ही एक बड़ी खबर आई थी जिसमें डीजी रैंक के अफसर को हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था उनको। ऐसे में ये एक दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है जिसमें एक एसएचओ को हटा दिया गया है। तंसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। तंसीम भाई, दिल्ली पुलिस का कल्चर आपने बड़ा करीबी से देखा, खासकर दिल्ली पुलिस ऑफिसर से आपकी बड़ी अच्छी जान पहचान भी है। इस तरह की कार्रवाई होती है महकमे में तो क्या मैसेज जाता है कि सीनियर जूनियर की बात नहीं मानेगा तो ये कार्रवाई होगी, या फिर मेरिट पर केस को तोला जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है अगर कोई एक्शन नहीं लेता? देखिए चिराग, ये किसी भी एफआईआर को दर्ज करना या ना करना एक एसएचओ का विशेष अधिकार है और वो उसको एग्जामिन करके और एफआईआर दर्ज करता है। इस मामले में जैसा मुझे लग रहा है कि जांच करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता आपको, 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे, लेकिन इस मामले में ऐसा देखा गया कि करीब 3 दिन एफआईआर दर्ज करने में अधिकारी ने ले लिए। एसएचओ 3 दिन का इंतज़ार क्यों कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आया। ना ही ऐसा कुछ मामला था कि इसमें बड़ी गंभीर इन्वेस्टिगेशन होनी थी। एक डीसीपी जो इस ज़िले का एक तरह से मालिक होता है, वो अगर आदेश दे रहा है तो एफआईआर तुरंत दर्ज हो जानी चाहिए थी। और आप तुरंत भी नहीं कर रहे थे तो आप 24 घंटे का टाइम लेते कि भाई सर मैं और इसमें जांच कर लूँ फिर एफआईआर दर्ज कर लूँगा। तो अपने आप में ये बात बेहद चौंकाने वाली है। और ऐसे कई मामले चिराग हमने देखे हैं कि जब डीसीपी कोई फरियादी जब एसएचओ के पास जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो एडिशनल के पास जाता है, एसीपी के पास जाता है, डीसीपी के पास जाता है। और हमने कई मामले ऐसे देखे हैं दिल्ली पुलिस में इनडिसिप्लिन के कि जिसमें डीसीपी लिख के बोल रहा है, फ़ोन पे बोल रहा है, उसके बावजूद जो एसएचओज़ हैं वो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते, उसमें न्याय नहीं करते, उसमें न्याय संगत कार्रवाई नहीं करते। तो मुझे कहीं कहीं पे ये ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पे जो एसएचओज़ हैं वो अपने डीसीपीज़ की आदेशों की नाफरमानी करते हैं। और कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि कई एसएचओ दबी ज़ुबान में ऑफ रिकॉर्ड ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि साहब हम तो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम अपनी सेटिंग अपने जुगाड़ से थानों में आए हैं, थाने में तैनात हुए हैं, हमें थाना मिला है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और मुझे लगता है कि देखिए किसी भी कोई भी आम जो कायदे का पुलिस अधिकारी है वो यही कहेगा भाई आपके पास कंप्लेंट है, ये आप एफआईआर कर लीजिए। सबसे पहले आप भले उसमें गिरफ्तारी मत करिए, आप भले उसमें गिरफ्तारी में टाइम ले लीजिए, जांच में टाइम ले लीजिए, बयान दर्ज कर लीजिए सबके। ऐसा नहीं है कि एफआईआर होगी तो फ़ौरन आप गिरफ्तारी जाके कर ही लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एफआईआर करने में ऐसी कौन सी आफत आई जा रही थी कि एफआईआर नहीं की जा रही थी? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन रहा होगा ज़रूर, जिसके वजह से एसएचओ उसमें एफआईआर नहीं कर रहे थे और ये कार्रवाई इस तरीके की गई। तो जाहिर सी बात है कोई भी अफसर होगा तो उसे इस बात का धक्का ज़रूर लगेगा कि मैं अपने सबॉर्डिनेट से ये आदेश दे रहा हूँ और किसी बिना पे डीसीपी एक बड़ी हैसियत रखता है पूरे खासकर दिल्ली में, तो वो अगर बोल रहा है तो किसी वजह से बोल रहे होंगे। वो अगर कह रहे होंगे एफआईआर करने को तो कोई कारण होगा, उसके पीछे कोई वजह होगी। ऐसी हवा में कोई नहीं कहता कि भाई आप एफआईआर कर लो, या डीसीपी आमतौर पे किसी भी एफआईआर करवाने को लेके सीधे इन्वॉल्व नहीं होते। जब कोई केस पेचीदा या फंसा हुआ होता है उसी में डीसीपी इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कोई मेलाफाइड इंटेंशन इस मामले में रहा होगा। हमने अक्सर ये भी देखा है तंसीम भाई, जब इस तरह के मामले आते, कई बार मैंने इस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे केसेस में मैंने देखा है जिसमें कि मुकदमा बनता ही नहीं है। कई बार देखा है कि मामला मेड आउट ही नहीं हो रहा है, बावजूद इसके
सीनियर अधिकारियों की तरफ से प्रेशर आता है कि आप मामला दर्ज कीजिए, हम आगे देखते हैं इसको क्या होगा। हालांकि इस केस में तो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स अलग है, इसमें तो बहुत क्लियर कट था कि ज़मीन पर कब्जा था और उसको हटाना के लिए खुद पुलिस गई थी और उसके बाद जब एफआईआर की बारी आई तो डिले किया गया। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड डीसीपीज भी कई मानते हैं दिल्ली में कि भाई थाने में अंदर क्या हो रहा है, हम हर चीज़ पर हम ध्यान नहीं रख सकते। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो 10 से 12 थाने होते हैं, उनका साफ साफ कहना होता है कि हम हर थाने पर नज़र नहीं रख सकते, ये टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है और यही वजह है शायद ये भ्रष्टाचार बहुत चरम पर रहता है। देखिए किसी भी जगह की बात करें आप, किसी भी ज़िले की बात करें, सिर्फ दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप थाने में देखेंगे तो लोग कोशिश में जुगत में लगे रहते हैं कि उन्हें थाना मिल जाए, क्योंकि एक अनार 100 बीमार। भाई इंस्पेक्टर्स बहुत सारे हैं, थाना सबको चाहिए, क्योंकि थाने में थानेदारी में बहुत सारे तमाम फ़ायदे भी हैं, आपका जो काम है वो तो है ही है। तो भ्रष्टाचार इसी हिसाब से होता है। बीच में कई अधिकारियों को हमने देखा, उन्होंने बड़ी बड़ी थानेदारों की लिस्ट जारी की थी, जो 20-20 साल से 30-30 साल से लोग यहाँ जमे हुए थे, उन लोगों को यहाँ से किनारे किया गया, उनको हटाया गया। और जो लाइन में पड़े हुए थे, जो कई सालों से बर्फ़ में जमे हुए, जिन्होंने कभी थाना देखा नहीं, वैसे अधिकारियों को लाके थाने में तैनाती दी गई। तो ये भी एक अच्छा काम था, जो रिशफलिंग की, जैसे ताश के पत्तों की तरह फेंटे गए ऑफिसर। बहुत से ऐसे ऑफिसर मैंने देखे एसएचओज जो ये कहते थे डंके की चोट पे, भाई हटा के तो दिखाए, और उन्होंने 20-20 साल 30-30 साल थानेदारी की, 20-20 साल थानेदार रहे, जमे हुए, जो कि किसी सीनियर पुलिस अधिकारी का खास होगा। हाँ सीनियर, और नहीं कई ऐसे भी जो दबी जुबान में ज़रूर कहते हैं कि हम तो साहब पैसे देखे हैं, ऐसे भी सुनते लोगों से क्या कहते सुनते देखा गया। तो ये भी अपने आप में चौंकाता है कि भाई यही वजह है कि लोग इनडिसिप्लिन होते हैं, आपकी बात मानने को तैयार नहीं होते और अपने मन की करते हैं। भाई इसमें तो दूसरी पार्टी, जो आप केस बता रहे हैं, दूसरी पार्टी डीडीए थी, एक भाई डीडीए ही तो कब्जा हटा रहा था, एफआईआर डीडीए की तरफ से होनी थी ना। एक सरकारी विभाग आपसे कह रहा है कि हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, तो उसमें क्या ऐसी दिक्कत थी? कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म या प्राइवेट आदमी, आम आदमी तो नहीं बोल रहा था कि भाई ज़बरदस्ती हमारी एफआईआर कर लो ज़मीन जायदाद का मामला। एक सरकार की तरफ से सरकारी एजेंसी आपसे बोल रही थी, तो एफआईआर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये कार्रवाई इसीलिए सख्त कार्रवाई की गई। आमतौर पे ऐसे मामलों में ऐसी कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं दर्ज की तो एसएचओ को हम सस्पेंड कर दिया या हटा दिया। लेकिन ये अपने आप में जाहिर है कि बड़ा वो है फैसला। लेकिन चिराग, हम ऐसे केसेस बहुत देखे हैं जैसे इनडिसिप्लिन होते हैं, एसएचओस करते हैं। कई बड़े अधिकारियों को मैंने ये भी कहते सुना है कि भाई कैसे कई एसएचओ आसपास के ऐसे हैं जो शाम में मिलते हैं और एक ही गाड़ी में साथ में बैठ के घूमते हैं, उनकी सरकारी गाड़ियाँ उनके पीछे चलती हैं और वो अपने डीसीपीस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई उनके ऊपर बैठा हुआ जो ऑफिसर है वो भले उनके थाने में रोज़ ना जाता हो, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर है, उसकी नज़र है आप पे, वो जानता है क्या हो रहा है, उसको पता चलता है, उसको पता चलता है कि क्या चल रहा है। और मुझे लगता है इस मामले में भी ऐसे ही हुआ। डीसीपी को पता था कि क्यों नहीं एफआईआर हो रही है और इसीलिए सख्त कार्रवाई की गई। हमने दिल्ली में खासकर आपने काफ़ी देखा है, हमने भी देखा है कि जो कल्चर है, जैसे कि एसएचओ है तो भाई वो आपने जैसे बताया कुछ जमे हुए हैं। एक नया प्रयोग किया गया था एक सीपी के द्वारा जिसमें सारे न्यू कॉमर्स को मौका दिया गया। उससे मौका तो दिया गया, लेकिन कई डीसीपीज दबी जुबान से स्वीकार करते थे कि देखिए आपने न्यू कॉमर को लिया, एक्सपीरियंस नहीं है, अब देखिए क्राइम और बढ़ रहा है, ये रोक नहीं पा रहे हैं, इनएफिशिएंट है। देखिए ये ज़रूर होता है कि जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं थाने में, क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन में दोनों का बड़ा योगदान होता है। किसी नए आप जो ट्रेनिंग से आते ही आप किसी को एसएचओ बना देंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा उसको समझने में, उसको मोडस ऑपरेंडी समझने में, इलाका समझने में, वहाँ के मुखबिर नेटवर्क को समझने में, सर्विलेंस समझने में और लॉ एंड ऑर्डर समझने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है अभी हाल ही के इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने ये एक नया फ़ैसला लिया था जिसमें 3 अलग अलग भागों में थाने में बांट दिया गया था। एसएचओज़ को, इंस्पेक्टर्स को लॉ एंड ऑर्डर अलग देखते थे, कोर्ट के मैटर्स जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशंस देखते थे, एसएचओ जो है वो मेन क्राइम डिटेक्शन देखता था। तो इससे भी फ़ायदा ये ज़रूर हुआ था कि
3 अलग अलग लोग के काम बढ़ गए थे। वैसे ऐसे कोर्ट का भी केस देख रहा है, जाके खड़ा हुआ है दिन भर, क्राइम हो गया तो मौके पे भी दौड़ रहा है, तो वो काम बांट दिया था, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। एक दूसरा काम ये भी किया गया था कि जो PCR वैन्स जो होती हैं दिल्ली पुलिस की, उसको थानों से अटैच कर दिया गया था, सीधे वो एक सेंट्रल यूनिट नहीं रखी गई थी, उससे भी रिस्पांस टाइम घट गया था। तो ऐसे रिफॉर्म्स के काम तो बहुत किए जा रहे हैं, होते रहते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर है ख़राब तो उसके लिए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि ये तो एक सबक है बाकी SHOs के लिए कि उनको बात माननी चाहिए। अफसर कोई बात अगर कह रहा है और आप उसे लिंगर ऑन बहुत दिनों तक नहीं कर सकते, आपको समझ, हाँ, या फिर आप अपना रीज़न दीजिए। अब मुझे लगता है अगर ये SHO अपनी बात पे सही ठीक होंगे या ठीक रहे होंगे तो इनके पास और भी रास्ते हैं। ये अपनी बात अपने जॉइंट CP से कह सकते हैं, अपने स्पेशल CP से जाके बोल सकते हैं, CP से पेश होकर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी कमी रही होगी, जिसकी वजह से कार्रवाई करने की नौबत आई है। हैदर भाई, एज ए DCP इलाके में जो भी DCP बनता है उसका ये मोटिव रहता है कि क्राइम डिटेंशन भी ठीक रहे, प्रिवेंशन भी रहे, क्राइम ना हो, कम जो है वो जो नंबर ऑफ केसेस सॉल्व बहुत ज़्यादा हों, प्लस क्राइम ही ना हो, सबसे पहला उद्देश्य तो ये रहता है। ऐसे में हमने कई बार देखा कि DCP लेवल और जॉइंट CP लेवल भी आपस में कई एक पर्टिकुलर केस को लेकर लड़ाई कर लेते हैं, छोटी छोटी केसेस को लेकर, जिसमें कई बार DCP सही होता है, कई बार जॉइंट CP सही होता है, और कई शिकायतें ऊपर के लेवल पर। देखिए चिराग, दिल्ली की जो पुलिसिंग है बहुत टफ है। दिल्ली राजधानी है, इस राजधानी में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, इस राजधानी में PM रहते हैं, इस राजधानी में राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, सही बात है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के CM, सब VIP हैं, सारे बड़े लोग। BJP का ऑफिस है, ऑफिस, दफ्तर, बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, सबके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, सबके अपने सोर्सेज हैं, सब बड़े बड़े अफसरों से मिलते हैं, जानते हैं, बैठते उठते हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा सा कोई बंदा भी अगर कहीं पुलिस के नेट में आता है कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेके या क्राइम को लेके, तो वो उसकी पहुंच कहीं ना कहीं ऐसी जगहों से होती है जो पुश करते हैं पुलिस को। अब मान लीजिए किसी ने जॉइंट CP को पुश किया तो FIR करवा ली, अब किसी ने स्पेशल CP को पुश किया कि नहीं यार ये तो FIR क्रैश होनी चाहिए, गलत FIR है, अब उसमें झगड़ा फैल गया, स्पेशल CP करा, भाई इसने कैसे कर लिया, दिस इज़ रॉन्ग, जॉइंट करा नहीं, दिस इज़ राइट, आई हैव डन राइट। अब DCP के पास एक अलग आ गया दूसरी पार्टी, मान लो जिसके खिलाफ हुआ है मामला, वो आ गया, साहब ये तो ऐसा है, मेरा है, अब उसमें 3 फंस गए, SHO अलग, तो वो आपस में फुटबॉल खेलते रहते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं, तो झगड़े भी होते हैं उसमें। कई ऐसे बड़े केसेस हम लोगों ने देखे भी कि जिन्हें बड़े ऑफिसर जो किसी और की पैरवी कर रहे थे, और जो उससे छोटे वाले ऑफिसर जॉइंट CP थे वो किसी और की कर रहे थे। कई मामलों में ये भी आरोप लगे अफसरों के ऊपर कि बड़े बड़े पैसे भी लिए गए, उसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें हुई। कुछ FIR ऐसी हो गई जो जॉइंट CP और DCP को पता ही नहीं है, और स्पेशल CP ने FIR करा दी, CP के लेवल से FIR हो गई, बाद में पता चला DCP को, अरे मेरे थाने में FIR हो गई और उसका आदेश ऊपर से हो गया था, ऐसा भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और ख़ासकर दिल्ली में मैंने आपको बताया इसलिए होते हैं, और जगहों पर कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है लोगों का उसके ऊपर। तो नथिंग न्यू इन दैट चिराग, ये तो आप भी देखते आए हैं पिछले 15-20 साल से, और हम लोग देख रहे हैं पुलिसिंग जो हो रही है। हाँ, लेकिन ये पुलिसिंग तब भी काफ़ी बेहतर है, और जगहों से अगर बात करें तो कम से कम फरियाद जो है वो सुनी जा रही है, एक्शन तो होता ही है, एक्शन तो होता है। और ऐसे मामलों में अगर एक नज़ीर पेश की है DCP ने भी कि भाई अगर आप FIR नहीं करेंगे तो हम आपको SHO नहीं रहने देंगे। कई केसेस हमने देखे हैं SHO भी के ऊपर भी बहुत बर्डन होता है, भाई वो पूरा दिन थाने में है, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फटीक एक जो सिस्टम है दिल्ली में, फटीक उसको निपटानी है बहुत सारी। और कई बार ये भी देखा गया है कि इन तमाम ऑड सिचुएशन से वो निकल कर जो है वो काम कर रहा होता है। तो ऐसे में कई बार ऊपर के लेवल के अधिकारियों को भी पता होता है, ठीक है यार लॉ एंड ऑर्डर पर उसका बड़ा अच्छा फोकस है, उसको भी ये भी पता होता है भ्रष्टाचार भी कर रहा है, लेकिन ठीक है वो उसको कई बार बाईपास करते हैं। ऐसे केसेस भी प्रैक्टिकली चिराग देखिए, अब दिल्ली पुलिस और स्टेट्स की पुलिस से अगर कंपेयर करेंगे तो दिल्ली पुलिस काफ़ी हद तक सुकून में। दिल्ली पुलिस के जो SHOs की आप बात कर रहे हैं, उन SHOs को वक्त मिलता है कम से कम अपने खाने का, समय पर सो जाने का भी वक्त मिलता है।
और जगहों पे ऐसा नहीं होता, लोग 48-72 घंटे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। दिल्ली में तब भी वीकली ऑफ का भी सिस्टम रखा गया था, तो दिल्ली में तब भी सुकून है, एक थाने फोर्स ज़्यादा है, मैन पावर अच्छी है इनके पास, और अच्छे सैलरीज दी जा रही हैं लोगों को, जिससे वो मतलब खुशी खुशहाल हैं। और स्टेट्स में ऐसा नहीं है, और स्टेट्स में पुलिसिंग में बहुत प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक SHOs की बात करूँ, वो एक मेहनत का काम है। एक एक गली में एक एक बीट अफसर, एक एक कांस्टेबल्स, एक एक हेड कांस्टेबल्स, आपकी ड्यूटी अफसर कौन है, कितनी कॉल आ रही हैं, PCR कितनी हुई, बड़े क्राइम कितने हुए, छोटे कितने हुए, आपका क्राइम डिटेक्शन रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें SHO का बर्डन तो बहुत ज़्यादा होता है, और उस पर काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये किसी बात का बहाना नहीं हो सकता। मैं अगर फरियादी हूँ तो मेरी फरियाद सुनी जानी चाहिए। लेकिन ये भी आप मानते हो साथ में कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की भी ज़रूरत है? ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। पुलिस बहुत हाईटेक हो चुकी है। हमारी दिल्ली पुलिस भी कोशिशें जारी हैं, इनको जब अच्छा बजट मिलता है सरकार की तरफ से, और इनकी सर्विलांस IFSO यूनिट, देखिए सोशल मीडिया यूनिट कितनी बड़ी तैयार हो गई है, जो सोशल मीडिया के क्राइम को रोकने के लिए है। IFSO इतनी बड़ी यूनिट तैयार हो गई है, स्पेशल सेल पूरे देश की एलीट फोर्स मानी जाती है। तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये आप किसी स्टेट की पुलिस जाके देखिए, UP बिहार के दूर दराज कि वो किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कभी क्या अब फ्लाइट से सफ़र करते हैं। नहीं, दिल्ली पुलिस फैसिलिटी देती है अपने ऑफिसर्स को, अगर बड़ा क्राइम है तो फ्लाइट से भेजती है वो अपने क्राइम डिटेक्शन के लिए, क्रिमिनल अरेस्ट के लिए। तो दिल्ली में बजट अच्छा है, दिल्ली में फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जा रहा है। जैसा दिल्ली पुलिस के अफसर शुरू से अब भी कहते रहते हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, और हम मैन पावर की जैसे आबादी बढ़ी है उस हिसाब से मैन पावर की कमी है। लेकिन दिल्ली पुलिस में रिफॉर्म्स भी हुए ना। दिल्ली पुलिस में कितने ज़िले बढ़ गए, देखिए ना, शाहदरा अलग ज़िला बन गया, नॉर्थ ईस्ट में जो पहले इलाका आता था वो अपना अलग हो गया, थोड़ा मयूर विहार का अलग हो गया। तो ऐसे अलग नए नए ज़िले बन गए, रोहिणी नया ज़िला बन गया आपका, तो बहुत सारे ज़िले बन गए, उसकी वजह से क्राइम भी कम हुआ है। अब रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल, तो अब मुझे लगता है इस बार बजट आ रहा है, मुझे लगता है और बजट मिलेगा दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस काम अच्छा कर ही रही है। लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि बहुत बड़ी फोर्स है, उसको संभाल पाना बहुत आसान नहीं होता। ये कई बार तो हम अधिकारी से मिलते हैं तो छूटते कहते हैं यार ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं? देखिए सबकी चाबी सबके पास नहीं हो सकती चिराग। कुछ ऐसे होते हैं जो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं, आपके आसपास भी होते होंगे, हमारे आसपास भी होते हैं, हमारे पेशे में भी होते हैं कुछ इस तरह के लोग, उस पेशे में भी हैं, पुलिस में भी हैं। तो अब उनका किसी के माथे पे नहीं लिखा है, जब उनकी कार्य प्रणाली होती है तब पता चलता है अरे हाँ ये गलत है, तो उसके खिलाफ ऐसे कार्रवाई इस तरह की जाती है। चलिए, आपने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस के बारे में हैदर भाई ने बहुत डिटेल में समझाया हम लोगों को कि क्या एक्चुअली पुलिसिंग है। और प्रवेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से आए हैं, मुंबई की पुलिसिंग को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रवेश, मुंबई की पुलिस में क्या ऐसा ही होता है जैसे दिल्ली में होता है कि SHO मतलब दिल्ली की अगर 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है तो भैया SHO के हिस्से में आ रही है करीबन 2-2.5 लाख पॉपुलेशन, और आप सोचिए कई हज़ार केस उसके ऊपर होते, मतलब उस थाने में होते हैं पर्टिकुलर, और गिने चुने IOs है, गिने चुने सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। और ये कहा जाए कि ठीक है पुलिस चक्कर काटती है, लेकिन नंबर ऑफ सीरीज़ में कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि पुलिस क्राइम रोक नहीं पाती कई बार। और बहुत सिमिलर केसेस है, जैसे सर ने बताया दिल्ली में जैसे बड़े टाइकून्स, बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग, तो मुंबई में भी ऐसा सेम है। SHO भी इतनी पावर रखता है, वो फ़ोन पे बात नहीं करेगा बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ों में। मैंने तो सड़क पे देखा, एक बार हम 31 की हम कवर कर रहे थे नाइट, तो एक लड़का ऑडी से निकला, उसने फ़ोन पे बात कराया, खुद SHO खड़े थे चेकिंग पे, किससे बात नहीं करेंगे, मिनिस्टर रहने दो, कोई भी रहने दो, मैं बात नहीं करूँगा। तो मतलब ऐसे ऐसे लेवल पे होते हैं पुलिस, मतलब नहीं सुनते, बॉलीवुड नगरी भी है, नहीं सुनते वो अपने लेवल पे, वो नहीं सुनते किसी की। हाँ मतलब जैसा रिलेशन है, क्योंकि उन्हें पता है कि ACP DCP हर थोड़े दिन पे चेंज होने वाले हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दिन रहेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं। और ऐसे ऐसे होते हैं कि एक SHO बहुत बड़े लेवल तक, मिनिस्टर तक कनेक्ट होता है, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, कौन से एरिया में उसका घर आता है, ये मतलब कौन से एरिया में उसका थाना आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एरिया में पता चला मिनिस्टर रह रहा है, वो उसका खास है, तो फिर ऐसे में तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगाओ जितना मेरे पीछे लगाना है, षड्यंत्र करना कर लो। तो ये बात बहुत ज़्यादा वो होती है। इस केस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चिराग जी, देखिए मैटर लैंड पे अवैध कब्जा का था, तो ऐसा बहुत बार होता है जब भी लैंड डील्स या कुछ भी आती है, तो पुलिस जो सामने वाला भी व्यक्ति होता है, वो जो कब्जा करे, बहुत बार वो भी ऐसा बोलते हैं कि भाई इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविल केस। हाँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ,
बाद में प्रूफ होगा ना पेपर पे कि वो लैंड किसकी थी, ठीक है। हाँ, कि ये लैंड असली में इनकी थी या नहीं थी। कोर्ट में प्रूफ करने तो गवर्नमेंट की लैंड थी, तो गवर्नमेंट को प्रूफ करने तो अपने प्रूफ लेके। तो ऐसे मैंने बहुत बार क्योंकि एक हमारे यहाँ एक गौशाला का तबेले का केस था, अभी भी मुझे याद है। बीएमसी को खाली कराने के लिए उस जगह को 10 साल चले गए, प्रॉपर केस लड़ना पड़ा। बहुत वो जो पहले लोग रहते थे, मछुआरे लोग, वो कहते थे वो उनकी जगह है, और बाद में उन्होंने किसी को बेच दी, उधर तबेला शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता था कि बीएमसी का वहाँ प्लेग्राउंड बनना था, और वो प्लेग्राउंड नहीं बना, वो हड़पी हुई ज़मीन पे ही केस चलता गया। तो स्पेशल वो उस टाइम पे स्पेशल सीपी थे, उन्होंने एफर्ट लेके इसको इनिशिएटिवली आगे किया, तो भी केस तो नहीं हुआ पुलिस स्टेशन में, वही सिविल केस के लिए प्राइवेट केस जाना पड़ा, कोर्ट का दरवाज़ा। तो नहीं, अपने लेवल पे बहुत कम, जब तक उन्हें लगता है कि क्या तो पता दोनों का मुनाफा हो। एक तरफ से देखिए, गवर्नमेंट तो पैसा देगी नहीं डीसीपी को, ये बात क्लियर। क्या पता एसएचओ को कोई मुनाफा हो रहा हो सामने वाले के साथ, कि नहीं भाई वो दौड़ा रहे हो कि तुम कोर्ट जाओ। तब तक तो देखिए प्रिज्यूम, जब तक नहीं, प्रिज्यूम मैं बता रहा हूँ, एविडेंस में एक प्रिज्यूम करो, बता रहा हूँ। तो क्योंकि लेकिन डीसीपी को यहाँ तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट से थोड़ी ना उसे कुछ आने वाला है। डीसीपी को उसे तो गवर्नमेंट की हेल्प ही करनी है, वो लैंड खाली करा के देंगे तो ऐसा नहीं होगा कुछ। लेकिन हाँ, इसमें ये देखा जा सकता है कि ये क्यों नहीं कर रहे थे एफआईआर, क्या पता इन सामने वाले से सेटिंग थी कि कोर्ट में जाते तो फिर लंबा केस चलता, लंबी चीज़ें चलती। तो ये भी कई बार मैंने ये भी देखा है, मतलब इंडिविजुअल अगर बात की जाए कि आपसे जितने भी ईमानदार डीसीपी हो, फॉर एग्जांपल, एट द एंड आकर अगर आपको ऊपर वालों ने कह दिया कि करना है मुकदमा, तो आप भी फिर ईमानदारी एकदम चेंज हो जाती है। आप कहते हो यार नौकरी करनी छोड़ो ना, जो कह रहे हैं कर दो। बहुत लोग लड़ भिड़ जाते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे लड़ भिड़ने वाले। मैं ज़्यादातर कहते हैं ठीक है आप बताओ करना क्या है, उस चीज़ के साइकिल में आ जाते हैं ना, उस चीज़ के, तो कहते हैं आप बताओ करना क्या है, वो साइकिल में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी की सिफारिश लेके जाओ, बोलते कि अरे मेरी तो पहचान है छोड़ दो, तो वो बोलेंगे अरे यार तुम 5 जन को भेजा है, 3 को छोड़ दे, 2 को बिठा ले। तो उनकी आपस में ऐसी सेटिंग होती है, वो बोलेगा, फिर वो सामने वाला बोलेगा अरे यार देखो 2 जन तो छूट गए। मतलब पॉलिटिकल लेवल पे, बड़े लेवल पे मैंने बहुत बार देखा, पुलिस स्टेशन में फ़ोन आ गया, 3 को छोड़ दिया, एसएचओ ने 2 को बिठा लिया, 2 के ऊपर केस बना दिया। तो ऐसे बहुत बार होते हैं केसेस, और ये देखने मिलता है क्योंकि वो भी उसके ईगो पे आ जाता है। सर अगर समझे कोई किसी ने बदतमीजी की, तो टाइम पे पुलिस वाले एक हो जाते हैं, आप कितने भी बड़े शहंशाह रहिए, कुछ भी, वो जस्टिफाइड कर देते हैं अपने एक्ट को कि देखो जिसने बदतमीजी करी, मुझसे बदतमीजी की है सर, मैं इसके पे तो केस बना रहा हूँ। हाँ, और बहुत बार ऐसा भी होता है, अगर बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है और सामने वाला बोल रहा है तू मेरा केस नहीं लेगा, रुक तेरे को दिखाता हूँ, तू क्या सब लेंगे केस। और जब वो ईगो आ जाती है तो भी एक ईगो हर्ट हो जाता है, नहीं भाई अब तू जा, किसको फ़ोन करना है कर, मैं तेरा केस नहीं लूँगा। ईगो का मैटर आ जाता है, हर जगह आ जाता है, इंसान ही है। चलिए, तो आपने प्रवेश ने भी बताया, तंसीम भाई ने बताया डिटेल में, और हमने भी आपको बताया कि क्या होता है दिल्ली में पुलिसिंग को लेकर। खासकर दिल्ली पर ही फोकस था, प्रवेश ने मुंबई भी ऐड कर दिया, उसने बताया किस तरह से मुंबई में भी ये सब चीज़ें चलती है। तो वीडियो किस लिए की ज़रूरत है।